हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कारण आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है, अम्ल को हमेशा जल में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अम्ल को हमेशा क्या करना चाहिए? जल में धीरे धीरे करके हिलाते हुए, शेक करते हुए मिलाना चाहिए। तो सही कथन दिया हुआ है। अम्ल को हमेशा जल में लगातार हिलाते हुए क्या करना चाहिए? धीरे धीरे करके ही मिलाना चाहिए। अगर धीरे धीरे करके नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? ऊष्मा इतनी तेजी से निकल सकती है कि मिश्रण उबलकर बाहर आ सकता है और क्या कर सकता है? आपको हानि पहुंचा सकता है या फिर आपको जला सकता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन है। अम्ल को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो क्या सही दिया हुआ है? अम्ल को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो अम्ल के अणु पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, यानी कि डिजोल्व हो जाते हैं। जब भी अम्ल को हम किस में मिलाएंगे? जल में मिलाएंगे, वाटर में, तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करेंगे। कौन सा आयन उत्पन्न करेंगे? हाइड्रोजन आयन या फिर H3O आयन जो है वो उत्पन्न करेंगे, यानी कि H+ आयन उत्पन्न करेंगे। हालांकि पानी की मात्रा बढ़ने से प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे जल की मात्रा जो है, यानी कि जो वाटर है, वो बढ़ते जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही कारण दिया हुआ है, लेकिन व्याख्या जो है क्या है? सही प्रदर्शित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं है? इसका जो व्याख्या है सही प्रदर्शन, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी अम्ल को पतला करने का परिणाम है। यानी कि जो कंसंट्रेटेड है, यानी कि जो अम्ल है वो सांद्रा वाला है, और जैसे ही जल में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तन्नु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है कैसा हो रहा है? पतला होता जा रहा है। अम्ल को पानी में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए अम्ल को धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाना आवश्यक है। इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गीले होते हैं क्योंकि उनमें क्रिस्टलीकरण जल होता है। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गीले होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। गीले नहीं होते हैं क्योंकि उनमें क्रिस्टलीकरण जल होता है। तो गीले होने का जो कारण है, क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है। तो गलत कथन दिया हुआ है। क्रिस्टलीकरण जल लवण की एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्रिस्टलीकरण जल लवण की एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या होती है। जो कॉपर सल्फेट होते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीकरण के जल के कारण गीले नहीं होते, बल्कि वे किसके कारण होते हैं? वे हाइड्रेटेड लवण होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रेटेड लवण होते हैं, जो अपनी संरचना में जल के अणु होने के बावजूद सूखे दिखाई देते हैं। यानी कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा होता है? सूखा होता है, हाइड्रेटेड लवण होने के कारण। क्रिस्टलीकरण के जल को लवण की सूत्र इकाई से जुड़े जल के अणुओं की निश्चित संख्या के रूप में सही रूप से ये क्या कर रहा है? परिभाषित भी कर रहा है। तो कारण जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4.5H2O होता है। क्या होता है? CuSO4.5H2O, यानी कि 5 जल के अणु जो है मौजूद होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? क्रिस्टलीकरण वाले होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जिसकी वजह से गीले नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिकथन जो है क्या है? गलत है, लेकिन आर जो है वो सही दिया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन
अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन जो है क्या है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कारण देखते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन H+ आयन नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन जो है हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। किसी भी विलयन है उसका अम्लीय गुण क्यों होता है? यदि कोई जलीय विलयन है, जल में H+ आयन दे रहा है, कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन मुक्त कर रहा है, तो उसे हम क्या मानते हैं? अम्लीय मानते हैं, एसिड नेचर का मानते हैं। ग्लूकोज और एल्कोहल न तो ग्लूकोज और न ही एल्कोहल आणविक संरचना में आसानी से आयनीकरण योग्य होते हैं, यानी कि H+ आयन परमाणु देने योग्य नहीं होते हैं, यानी कि ये H+ आयन नहीं दे पाते हैं। पानी में घुलने पर वे H+ आयन नहीं देंगे तो क्या नहीं होगा? वे अम्लीय प्रकृति के नहीं होंगे। तो यही कारण है कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। HCl गैस सूखे नीले लिटमस पत्र पर नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। HCl गैस जो है सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, और पानी में घुलने पर क्या होता है? H+ आयन देता है। क्या देगा? जब HCl जो है पानी में जाएगा तो कौन सा आयन रिलीज करेगा? H+ आयन बनाएगा। लेकिन यह सूखे लिटमस पेपर का रंग इसलिए नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इसमें घुलने और आयनों में विभाजित होने के लिए पानी मौजूद नहीं है। जो सूखा लिटमस पेपर है उसमें क्या मौजूद नहीं है? पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से HCl जो है वो आयनित नहीं हो रहा है, यानी कि H+ और Cl- में आयनित नहीं हो रहा है। इसलिए जो लिटमस पेपर है नीले रंग का, उसको परिवर्तित नहीं कर पाता है। कारण देखते हैं। तो जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है। कारण है, HCl गैस गीले लिटमस पत्र में उपस्थित जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि बनाता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जब भी HCl गैस जो है वो गीले लिटमस पत्र के संपर्क में आएगा, यानी कि उसमें उपस्थित जल में घुलकर क्या देगा? H+ आयन देगा, और कौन सा? Cl- आयन देगा, यानी कि दोनों में ये विभाजित हो जाता है। तो ये H+ आयन लिटमस पेपर का रंग को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? अनीला से याद रख सकते हैं। अनीला यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, तो अनीला से याद रख सकते हैं। और इसी तरह क्षार जो है किसको? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? छलानी से याद कर सकते हैं। पहला अक्षर सभी का छलानी, छलानी। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अम्ल और क्षार के लिए कौन सा पत्र किसको रंग परिवर्तित कर रहा है और किस रूप में कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? HCl गैस जो है सूखे नीले लिटमस पत्र पर का रंग नहीं बदलता, ये भी सही है। HCl गैस गीले लिटमस पत्र में उपस्थित जल में घुलकर H+ आयन देता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है। दुर्बल अम्लों की विद्युत चालकता कम होती है। तो दुर्बल अम्लों की जो विद्युत चालकता होती है वो कम होती है, बिल्कुल सही दिया है। प्रबल अम्लों और दुर्बल अम्लों के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता समान होती है। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के विलयनों में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो समान नहीं होती है। विलयनों में विद्युत चालकता आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विलयन में विद्युत चालकता जो होती है, ये जो विद्युत चालकता दी हुई है वो किस पर निर्भर करेगी?
आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करेगी। जो मजबूत अम्ल है यानी कि जो प्रबल अम्ल है जल में पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? जो प्रबल अम्ल है वो जल में पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, जिससे H+ आयन और अन्य आयनों की उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है। H+ आयन की क्या होती है? उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है, जिससे अच्छी चालकता प्राप्त होती है, यानी कि इसकी जो चालकता है वो भी कैसी होगी? उच्च होगी। और उसी प्रकार जो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल में केवल आंशिक रूप से वियोजित होता है, यानी कि आंशिक वियोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? कम आयन, यानी कि H+ आयन कम हो जाएगा और उसकी जो चालकता है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रबल अम्ल में प्रबल यानी कि उसकी चालकता अधिक होगी और H+ आयन भी ज़्यादा होगा, और जो दुर्बल अम्ल होगा उसमें उस आयन कम होगा, H+ आयन, तो उसकी चालकता भी क्या होगी? कम होगी। तो समान नहीं होती, ये गलत कारण दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए जो है वो सत्य है और आर जो है असत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कथन दिए है, शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो बिल्कुल सही है। शुद्ध जल जो होता है न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। कैसा होता है? यह उदासीन होता है। जो शुद्ध जल है कैसा होता है? उदासीन होता है। उसका pH कितना होता है? 7 होता है। किसी विलयन का pH मान उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कारण है वो भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसी विलयन का pH मान उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन ये जो है यह नहीं बताता है कि शुद्ध जल उदासीन क्यों है। क्या नहीं बता रहा है? ये शुद्ध जल उदासीन क्यों है ये नहीं बता रहा है। तो इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं दिया हुआ है। यह केवल pH की गणना करने के तरीके को परिभाषित कर रहा है। किसको परिभाषित कर रहा है? जो कारण है वो pH की गणना करने को परिभाषित कर रहा है, ना कि शुद्ध जल के जल जो है वो उदासीन क्यों है या फिर न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, ये नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। pH 7 से कम और pH से 7 जो विलयन होता है वो कौन कौन सा होता है? तो 7 pH से कम वाला क्या होगा? अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा वाला क्या होगा? क्षार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर हाइड्रोजन और कैथोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। तो क्या सही दिया हुआ है? जब भी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के सांद्र जलीय विलयन में, यानी कि इसको हम किस में मिलाएंगे? जल में मिलाएंगे, तो ये किस आयन में विभक्त हो जाएगा? Na+ में, और Cl जो है वो माइनस में। तो विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर हाइड्रोजन आयन और कैथोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। तो जो एनोड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो प्लस आयन वाला माइनस की ओर जाएगा और माइनस आयन वाला जो है वो प्लस की ओर जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा की ओर जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। तो सोडियम है वो क्या है? प्लस आयन वाला है, तो किधर की ओर जाना चाहिए? उसको माइनस आयन की ओर जाना चाहिए, यानी कैथोड की तरफ जाना चाहिए। और जो क्लोरीन है वो माइनस आयन वाला है, तो उसको किस तरफ जाना चाहिए? प्लस आयन, यानी कि एनोड की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? एनोड पर हाइड्रोजन आयन, तो बिल्कुल गलत है। जो हाइड्रोजन आयन है उसको कैथोड पर होना चाहिए, और जो क्लोरीन गैस वो कहाँ पर बोल रहा है? एनोड पर, कैथोड पर बोल रहा है, तो क्लोरीन को एनोड पर जाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कारण देखते हैं। आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन है वो गलत दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए जो है असत्य दिया हुआ है, और जो आर जो है सत्य दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केक बनाने में केवल बेकिंग सोडा के बजाय बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। जब केक बनाया जाता है तो बेकिंग सोडा के बजाय केवल बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जा सकता है, और करते भी हैं। तर्क देखते हैं।
बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। बेकिंग पाउडर जो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, जो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कड़वा स्वाद दूर कर देता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जब भी हम यानी कि केक बेक करेंगे तो उसमें बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, तो बेकिंग पाउडर जो है उसमें क्या रहता है? टार्टरिक एसिड होता है, जो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करता है, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो रहा है उसके साथ क्रिया करता है और कड़वे स्वाद को क्या कर सकता है? वो दूर कर देता है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल सही दे रहा है। यदि केवल बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाए तो उत्पन्न जो सोडियम कार्बोनेट है वो केक को क्या कर सकता है? कड़वा स्वाद दे सकता है। बेकिंग पाउडर में मौजूद जो टार्टरिक एसिड होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। किसको? जो सोडियम कार्बोनेट है उसको निष्क्रिय कर देता है और जो केक है उसको कड़वा होने से रोकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी कि विरंजक चूर्ण है उसका सूत्र CaOCl2 होता है, तो गलत अभिकथन दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो क्या जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी कि CaO होता है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, CaOCl2 बनाएगा, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता बल्कि क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्लस क्या होता है? Cl2 होता है, तो क्या बनेगा इससे? CaOCl2 और प्लस क्या रिलीज होगा? H2O रिलीज होगा। तो ये सही प्रोसेस होता है, ना कि ये सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों क्या है? गलत दिया हुआ है। अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर असत्य देख लीजिएगा, असत्य है, यानी कि दोनों जो है वो क्या है? असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में रखा जाता है, तो क्या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको नमीरोधी बर्तन में रखा जाता है? बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, और कठोर होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा? जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा पानी को अवशोषित करके। इसलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में रखते हैं, बिल्कुल सही कथन दिया है। कारण देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से गीला करने पर यह कठोर पदार्थ में बदल जाता है और निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। निर्जल कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम बना लेता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है और सही व्याख्या भी प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, क्या ब्लीचिंग पाउडर को हम रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं? बिल्कुल सही। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कारक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में करते हैं? रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। लेकिन जो कारण दिया है उसका सही व्याख्या नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जब अम्ल या फिर क्षार को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही दिया है। कारण देखते हैं। अम्ल में जल को हमेशा धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। क्या कहा गया है?
अम्ल में बोल रहा है, यानी कि अम्ल है, उसमें क्या मिलाने बोल रहा है, जल को मिलाने कह रहा है। किसमें, अम्ल में जल को, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अम्ल को किस में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। जल में अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए, तब ये सही हो जाता है। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है, जिसका अर्थ है कि ऊष्मा उत्पन्न करती है। यदि आप पानी को अम्ल में मिलाते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण उबल सकते हैं और छींटे पड़ सकते हैं, जिससे जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाएं और लगातार हिलाते रहें, ताकि ऊष्मा समान रूप से वितरित हो सके और कोई दुर्घटना ना हो। तो ऑप्शन सी ए जो है सत्य है, लेकिन आर जो है असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया है, फिनोप्थेलिन एक अम्ल क्षार सूचक है। तो बिल्कुल सही है। जो फिनोप्थेलिन होता है वो क्या होता है, अम्ल क्षार सूचक होता है। फिनोप्थेलिन अम्ल और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देता है। ये भी बिल्कुल सही है। कारण जो है, फिनोप्थेलिन अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देता है। फिनोप्थेलिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, अम्ल क्षार अनुमापन यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन में सूचक के रूप में करते हैं। यह विलयन के पीएच के आधार पर क्या करता है, अपना रंग बदलता है। अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलिन जो है क्या है, रंगहीन होता है। जो फिनोप्थेलिन है अम्ल में कैसा रंग देगा, रंगहीन होता है, यानी कि कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करता है। और उसी तरह से अगर क्षारीय माध्यम में देखें तो जो फिनोप्थेलिन है क्षार में मिलाते हैं तो कौन सा रंग होता है, गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। यह रंग परिवर्तन फिनोप्थेलिन के अणु में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होता है, जो विलयन के पीएच पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो दोनों सही दिया हुआ है और व्याख्या भी सही प्रदर्शित करे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या CaSO4 हाफ H2O को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? तो बिल्कुल सही है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी यानी कि आधा दिया हुआ है, हाफ दिया है, हाफ H2O उसको हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो बिल्कुल सही दिया है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कारण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी की वस्तुओं, सांचे और मूर्तियों के सांचे बनाने में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है और सही कारण भी दिया है, यानी कि व्याख्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, pH 7 शुद्ध जल को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। जो शुद्ध जल होता है, यानी कि जो वाटर होता है, उसका pH कितना होता है, 7 होता है। एसिटिक अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है। बिल्कुल गलत। जो एसिटिक अम्ल है वो क्या है, एसिड है, और एसिड का pH कितना होता है, 7 से कम होता है। यहाँ पर 7 से अधिक लिखा है, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सत्य है और आर जो है असत्य दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।